सो लास्ट क्लास के अंदर हमने प्राइसिंग वाले ऑप्शन तक हमने इसे डेवलप कर लिया था। अब हमें कॉन्टैक्ट के ऊपर वर्क करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू को इस तरीके से बना के रखा हुआ है, जिसकी हमें अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो हम अभी क्या करेंगे, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, तो इसको रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले कोड में आना है और ऊपर चेक करना है आपने मेन्यू की कोडिंग कहाँ करी थी। तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका नैव बार, ठीक है। इसके अंदर देखिए आपने कॉन्टैक्ट की कोडिंग कहाँ कर रखी है, तो ये देखिए ये रहा कॉन्टैक्ट आपका। और इसके अंदर आप सिंपल से एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो पूरा LI है ना कॉन्टैक्ट वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए पूरा और इसे डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और जो प्राइसिंग वाला आप देख रहे हैं LI, इसको सेलेक्ट करके कॉपी करिए, इसी के नीचे आप इसे इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे प्राइसिंग की जगह आप क्या लिख देंगे, कॉन्टैक्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे भी आप यहाँ href के अंदर भी राइट कर देंगे कॉन्टैक्ट। ओके, इतना करने से क्या होगा कि जो यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन आ रहा था ये रिमूव हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, कॉन्टैक्ट वाला हमें एक तरीके से बॉक्स बनाना है नीचे, तो इसे भी हम एक जंबोट्रॉन के अंदर ही बनाने वाले हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे नीचे आएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हमारा जो जंबोट्रॉन था ये प्राइसिंग वाला फिनिश हुआ था। तो मे बी यहाँ पे हमारा ये 196 नंबर लाइन पे जो जंबोट्रॉन है उसकी कोडिंग यहाँ पे फिनिश हुई थी। अगर मैं इसे यहाँ से देखूँ, सबसे ऊपर देखिए कहाँ है हमारा जंबोट्रॉन प्राइसिंग वाला, ये है, ठीक है। मैं इसे यहाँ से कोलैप्स करूँ तो देखिए यहाँ पे बंद हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आइए हम अब अपने कॉन्टैक्ट के लिए एक जो और जंबोट्रॉन बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे राइट किया डिव, और डिव के अंदर मैं क्लास ऐड कर देता हूँ जंबोट्रॉन। ओके, इसे सेव कर लीजिए और एक बार रन करके टेस्ट करिए कि यहाँ पे देखिए जंबोट्रॉन जो है वो आया या नहीं। सो यहाँ देखिए नीचे जो जंबोट्रॉन है वो आ गया है, लेकिन इससे पहले यहाँ देखिए ऊपर वाले जंबोट्रॉन के अंदर मार्जिन बॉटम लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर से मार्जिन बॉटम रिमूव करना है, और जो हमने एक और जो जंबोट्रॉन लिया है इसके अंदर से भी मार्जिन जो बॉटम है उसे रिमूव करना होगा, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका मार्जिन रिमूव करते हैं। तो देखिए नीचे का मार्जिन हमें रिमूव करना है बॉटम का, तो हम यहाँ पे क्लास वैल्यू लगा देंगे MB-0, ठीक है। MB-0 लगाने का मतलब होगा मार्जिन बॉटम 0 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो जंबोट्रॉन है इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, मार्जिन बॉटम 0 पास कर देंगे। अब इसे सेव करता हूँ और इसे यहाँ पे रन करता हूँ। सो अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी जो मार्जिन आ रहे थे अब वो मार्जिन यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो यहाँ देखिए जिस तरीके से हमने यहाँ पे इस जंबोट्रॉन के लिए एक आईडी पास करी थी प्राइसिंग, अब ये जंबोट्रॉन किसके लिए बना रहे हैं हम, कॉन्टैक्ट के लिए। तो यहाँ पे भी हम आईडी पास कर देते हैं क्या, कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे आईडी हम इसलिए भी पास कर रहे हैं ताकि जब हम इस कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो ये कॉन्टैक्ट वाला जो जंबोट्रॉन है वो हमारे सामने प्रीव्यू हो जाए, क्योंकि हमने नैव बार के अंदर जो कॉन्टैक्ट वाला जो नैव बार है ये यहाँ पे इसके अंदर हमने ऐसे एलिमेंट को सिलेक्ट किया है जिसमें आईडी वैल्यू क्या लगी हो, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आईडी वैल्यू कॉन्टैक्ट डाल दी है, जिससे होगा क्या, जैसे उस पर क्लिक करेंगे ये जंबोट्रॉन वाला जो कॉन्टैक्ट है आपका ये वहाँ पे आपका शो हो जाएगा। ओके, सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले एक हेडिंग पास कर लेते हैं, जैसे कि हमने इन सब के अंदर पास किया है। जैसे कि देखिए प्राइसिंग वाले में ना हेडिंग, इसी को कर लीजिए आप यहाँ से कॉपी और अपने इस वाले जंबोट्रॉन के अंदर कर दीजिए इसे पेस्ट, और यहाँ प्राइसिंग की जगह आप लिख दीजिए कॉन्टैक्ट। ओके, इस जंबोट्रॉन का जो बैकग्राउंड कलर है इसको भी हम चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ क्लास यूज़ करूँगा BG-warning, ठीक है। सेव कर लीजिए और इसे रन करके टेस्ट करिए। सो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ये कॉन्टैक्ट वाला जो जंबोट्रॉन है वो आ गया है, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो भी यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। सो इतना समझ में आ गया होगा अब आपको। चलिए अब हमें इसके अंदर क्या करना है, ये एक तरीके का हम फुटर बना रहे हैं देखा जाए तो हम इस कॉन्टैक्ट के अंदर
3 कॉलम्स देंगे। 3 कॉलम कैसे? सबसे पहले वाले कॉलम के अंदर हम बनाएंगे एक फॉर्म, जिससे कि यूज़र अपनी क्वेरी हमें हमारे पास भेज सके, ठीक है। दूसरे वाले कॉलम में हम एड्रेस लिखेंगे और तीसरे वाले कॉलम में के अंदर हम फॉलो अस का आइकन पास आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 कॉलम को क्रिएट करना है। तो 3 कॉलम कैसे बनाएंगे वो देखिए। जहाँ H1 आपने क्लोज किया है, इसके ठीक नीचे आपको ग्रिड सिस्टम राइट करना होगा, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको एक रो बनाना होगा, div डॉट रो, ओके। अब इस रो के अंदर कितने कॉलम बनाने हैं आपको? 3 कॉलम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा div डॉट कॉल हाइफन md हाइफन 4, ठीक है, इस तरीके से। और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा 2 बार, और क्योंकि ये 3 टाइम्स यहाँ पे 3 कॉलम्स हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स बन चुके हैं। अगर आप अभी से देखना चाहते हो कि कैसे बने हैं कैसे नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो वो देखिए। अगर आप अभी से रिलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी प्रीव्यू नहीं होगा, ठीक है। या तो आपको उन कॉलम्स के अंदर बॉर्डर पास करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, बॉर्डर पास करने के लिए हम लोग क्या करते थे, स्टाइल लगाते थे, इनलाइन स्टाइल शीट, और उसके अंदर पास करते थे बॉर्डर, ठीक है। लेकिन जो आपका बूटस्ट्रैप है वो कुछ क्लासेस प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे बॉर्डर ऐसे ही लगा सकते हो। देखिए, जैसे मेरे को फर्स्ट वाले कॉलम में बॉर्डर लगाना है, तो ये इस वाले कॉलम के अंदर आप बॉर्डर वाली क्लास वैल्यू को इस तरीके से पास कर दीजिए। अब आप इसे सेव करके रन करिए तो देखिएगा यहाँ पे आपको बॉर्डर दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये रहा बॉर्डर, ये आ चुका है, ओके। अभी इसके अंदर बिल्कुल भी हाइट नहीं है, ठीक है, इस वजह से आपको कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम इसके अंदर एक फॉर्म को क्रिएट करेंगे तब आपको वो बॉर्डर सही तरीके से दिखाई देगा, ओके। सो चलिए अब इसके अंदर फॉर्म को क्रिएट करते हैं। फॉर्म को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें फॉर्म जो है, फॉर्म टैग जो है उसे आपको स्टार्ट करना है, और जो इसके अंदर एक्शन एट्रीब्यूट है इसको अभी रिमूव कर दीजिए। इसको हम PHP में सीखेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है, ओके। फॉर्म को आपने कर लेना है यहाँ पे स्टार्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बनाना है नेम लेने के लिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, ओके। इसके अंदर मैं एक ID पास कर देता हूँ कि ये बॉक्स मैं किसके लिए बना रहा हूँ, ये बॉक्स मैं यूज़र नेम के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और इसमें आप नेम एट्रीब्यूट भी याद से पास कर दीजिए, क्योंकि ये भी यही डिफाइन करने का काम करता है कि जो इनपुट बॉक्स बन रहा है ये किसके लिए बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ यूज़र नेम के लिए, ठीक है। अभी अगर मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ तो देखिए कैसा यहाँ पे अभी आपको ये दिखाई देगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे आपको प्रीव्यू हो रहा होगा ये, ठीक है। लेकिन हमें इसे थोड़ा डायनेमिक डिज़ाइन एक करना होगा। तो इसे डिज़ाइन करने के लिए आप क्या करोगे, बूटस्ट्रैप की क्लासेस का यूज़ करोगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस होती हैं वो इन इनपुट को डिज़ाइन कर देती हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगी जरा वो देखिए। सबसे पहला काम आपको इसके अंदर, इस इनपुट के अंदर एक क्लास वैल्यू सेट करनी होती है, जिसका नाम होता है फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ठीक है। अगर आप इसमें फॉर्म कंट्रोल पास कर देते हो और फिर इसको रिलोड करते हो तो होगा क्या, ये फुल स्क्रीन में मतलब फुल विड्थ में आ जाएगा, और इसमें थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आ चुका है। अभी जो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा कॉल्यूम है उसके अंदर ज़रा सी भी पैडिंग जो है वो पास नहीं हो रखी है। इस वजह से देखिए जो बॉर्डर है इससे एकदम चिपक के आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस कॉलम में थोड़ा सा पैडिंग पास कर देंगे, जिससे कि जो ये इनपुट वाला बॉक्स है ये थोड़ा सा फ्री आपको नज़र आएगा। तो देखिए हमारा कॉलम कौन सा है, ये रहा कॉलम, और इसी में हमने बॉर्डर पास किया था। इसमें मैं पैडिंग पास कर देता हूँ चारों दिशा से, पैडिंग -4 की, ठीक है। सेव करके रन करता हूँ तो देखिए चारों दिशा से इसके अंदर पैडिंग पास हो गई है, ओके। अब हमें ये बताना है कि ये जो बॉर्डर, ये जो हमने इनपुट बनाया है वो किसके लिए बनाया है। जैसे यहाँ पे आप नेम लिख सकते हैं ना, एंटर योर नेम, तो उस तरीके से हमें यहाँ पे ऊपर लिखना होगा, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, इनपुट से ठीक पहले आपको लेबल टैग का यूज़ करना है, ठीक है। और इसके अंदर आप नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ योर नेम, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं एंटर योर नेम, ठीक है। अब जो यहाँ देखिए
जब आप लेबल लगाते हो अपने इनपुट के साथ, तब यहाँ पे देखो आपको लेबल के अंदर 4 एट्रीब्यूट लगाना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि लेबल के अंदर जब 4 एट्रीब्यूट आप लगाते हो तो वह यह साबित करता है कि जो ये लेबल बना है वह किस इनपुट के लिए बना है। ठीक है, जैसे कि जो ये हम लेबल बना रहे हैं ये किस इनपुट बॉक्स के लिए बना रहे हैं, तो हम ये लेबल अपने यूज़र नेम वाले इनपुट के लिए बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस 4 की एट्रीब्यूट की वैल्यू के अंदर इस तरीके से यूज़र नेम को रख लेना है। अब आप क्या करिए, इसे सेव करके रन करिए तो देखिएगा यहाँ पे आपको एंटर योर नेम वाला जो टेक्स्ट था वो यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको शो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ पूरी डिफाइन हो चुकी है कि जो ये लेबल है ये किसके लिए बना है, ये इनपुट के लिए बना है, इस वाले इनपुट के लिए। ठीक है, चलिए अब इसके आगे का हम बनाते हैं। तो ये हमारा पहला बन गया। ठीक है, इसके बाद मैं दूसरा लेबल बनाता हूँ यहाँ पे और इसके अंदर राइट करता हूँ मोबाइल नंबर या फिर फ़ोन नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ़ोन डाल देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एक इनपुट बनाता हूँ, इनपुट टाइप नंबर। ठीक है, नंबर क्यों दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर करवाना चाहता हूँ यूज़र से। ठीक है, और लेबल के अंदर यहाँ पे लिख भी देता हूँ एंटर फ़ोन नंबर। ओके, कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर भी हमें एक आईडी पास करनी होगी, क्या, फ़ोन के नाम से। ठीक है, फ़ोन के नाम से हम आईडी यहाँ पे क्यों पास करते हैं, ताकि हम अपने लेबल को इससे कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तभी ये लेबल भी डिफ़ाइन हो पाएगा कि जो ये फ़ोन आपने यहाँ पे वैल्यू डाला है 4 के अंदर वह किस इनपुट के अंदर है। ठीक है, तो इस इनपुट के अंदर देखो आईडी फ़ोन है, तो क्या होगा, ये लेबल इस वाले इनपुट से कनेक्ट हो जाएगा या फिर ये साबित हो जाएगा कि ये जो लेबल है वह इस इनपुट के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद नेम एट्रीब्यूट आपको पता ही है क्यों लगाना होता है। नेम एट्रीब्यूट से यह पता चलता है कि जो आप इनपुट बॉक्स बना रहे हो वह किस चीज़ के लिए बना रहे हो। बाकी जो नेम एट्रीब्यूट का जो काम है, असली काम जो है, वो आपको पीएचपी में जाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसका मेन मकसद और मेन यूज़ क्या है। ठीक है, फिलहाल अभी आप यही समझो कि नेम से हम क्या कर पाते हैं, अपने इनपुट का नाम डिफ़ाइन कर पाते हैं, सिंपल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट में फ़ोन ही इस तरीके से पास कर देता हूँ और इस इनपुट को डिज़ाइन करने के लिए इसमें मैं क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और इसके अंदर क्लास का जो वैल्यू है फॉर्म कंट्रोल, इसे ऐड कर दूंगा। इसे ऐड करने से क्या होगा कि इसके अंदर हमारा जो डिज़ाइन है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ। सो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसे रन तो किया। अब यहाँ पे देखिए छोटा सा एक प्रॉब्लम क्या आया कि इन दोनों के बीच में स्पेस हमें नहीं मिला। ठीक है, अगर हमें इन दोनों के बीच में स्पेस देना है तो हमें इस वाले इनपुट के अंदर मार्जिन बॉटम लगाना होगा या फिर इस लेबल के अंदर मार्जिन टॉप लगाना होगा, तब जाकर के ही इन दोनों के बीच में स्पेस आएगा। ठीक है, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए बूटस्ट्रैप है हमें कुछ क्लासेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये कैसे होगा जो उसको भी देख लीजिए। आप क्या करिए, सबसे पहले जो आपने ये लेबल बनाया है और जो ये इनपुट बॉक्स बनाया है, इन दोनों कंटेंट को एक डिव से लॉक कर लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए, ये डिव मैंने यहाँ ऊपर स्टार्ट किया और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। सो यहाँ देखिए, ये रहा मेरा लेबल, ये रहा इनपुट। ठीक है, इन दोनों को मैंने अपने एक डिव से सेपरेट यहाँ पे लॉक कर लिया है। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, इस डिव के अंदर एक क्लास ऐड करना है जिसका नाम है फॉर्म हाइफन ग्रुप। ठीक है, इससे होगा क्या, यह साबित हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए हैं। ठीक है, मतलब ये लेबल और ये इनपुट ये एक साथ हैं। ठीक है, और ये एक अलग कंटेंट है। ठीक है, और नीचे वाला जो कंटेंट है वो अलग है। और इसको आप अगर लगा भी लोगे तो होगा क्या, इन दोनों के बीच में आपको स्पेस भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यही वाला डिव यहाँ पे भी इस वाले लेबल के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, सो मैंने इस तरीके से इसे यहाँ पे पास कर दिया है। इसे आप सही कर लीजिएगा टैब से। ओके, और यहाँ पे जो ये डिव मैंने स्टार्ट किया है इसको इस तरीके से मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब इसे सेव करके रन करता हूँ। सो यहाँ पे आइए और इसे मैंने रन किया तो यहाँ देखिए अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक स्पेस ऐड हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि बूटस्ट्रैप के अंदर हम फॉर्म को कैसे बनाते हैं और कैसे डिज़ाइन करते हैं।
ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और इन्फॉर्मेशन यूज़र से ले लेता हूँ जो कि है ईमेल आईडी। ठीक है, सो ईमेल आईडी लेने के लिए मैं सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब सबसे पहला काम होगा आपका यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक फॉर्म ग्रुप बनाना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ और इस डिव के अंदर आपको क्लास सेट करनी होती है क्या, फॉर्म हाइफन ग्रुप। ठीक है, इसके बाद आपको इसके अंदर एक लेबल को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, और इस 4 एट्रीब्यूट के अंदर हम जैसे ईमेल राइट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसे ईमेल के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ एंटर योर ईमेल। ओके, सो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया एंटर योर ईमेल आईडी। ठीक है, इसके बाद हम बनाते हैं क्या, इनपुट। ठीक है, इनपुट टाइप मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ ईमेल। ठीक है, ईमेल मैंने यहाँ पे क्यों रखा, ताकि कोई भी यूज़र इसके अंदर सिर्फ ईमेल ही टाइप कर सके। ओके, इसके बाद मैं इसके अंदर एक आईडी पास करूँगा जिससे कि लेबल के साथ कनेक्ट हो जाए। तो लेबल में जो फॉर में मैंने जो आईडी पास करी है, फॉर के अंदर जो मैंने वैल्यू पास करी है, वही वैल्यू मेरे को यहाँ आईडी में भी पास करनी है। ठीक है, उसके बाद नेम एट्रीब्यूट से आप इसके अंदर नेम सेट कर दीजिए इस इनपुट का कि क्या है इसका नेम, ईमेल। ठीक है, इसके बाद इसे डिज़ाइन करने के लिए इसमें क्लास सेट करेंगे क्या, फॉर्म हाइफन कंट्रोल। सो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब आप इसे सेव कर लीजिए और रन करिए तो देखिएगा यहाँ पे एंटर योर ईमेल आईडी वाला जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो देखिए ये भी यहाँ पे आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, एक सबमिट बटन बनाना है। ठीक है, सबमिट बटन बनाने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे सबमिट बटन बनाने के लिए भी आप एक तरीके से फॉर्म ग्रुप का यूज़ कर सकते हो, बाकी अभी इसे रहने दो। ठीक है, सबमिट बटन वैसे हम पहले कैसे बनाते थे, हम इस तरीके से लिखते थे ना, इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, लेकिन अब आपको ऐसे नहीं राइट करना है, बाकी राइट कर भी सकते हो, जरूरी नहीं है कि जैसा मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ आप वैसा ही करो। ये भी वर्क करता है और वो भी वर्क करता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर एक अलग ही तरीके से यहाँ पे यूज़ किया जाता है सबमिट बटन को, थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो देख लीजिए कैसे बनाएंगे सबमिट बटन बूटस्ट्रैप के अंदर। तो आपको यहाँ पे बटन टैग का यूज़ करना होता है सबमिट बटन बनाने के लिए, और यहाँ पे बटन में टाइप एट्रीब्यूट में पास करना होता है सबमिट। ठीक है, कि ये जो बटन बन रहा है इस बटन का टाइप क्या है। ठीक है, उसके बाद आप इस बटन में जो भी टेक्स्ट राइट करना चाहते हो आप राइट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया सेंड अस। ओके, कुछ इस तरीके से। इसके बाद अगर अभी मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो देखिएगा इसका डिज़ाइन कैसा आएगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का डिज़ाइन यहाँ पे हमें मिला है देखने को, और ये डिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट HTML का होता है। ठीक है, तो इसमें मैं बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो बूटस्ट्रैप के डिज़ाइन को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको इसमें क्लास सेट करनी होगी। तो अब मैं यहाँ पे क्लास सेट कर लेता हूँ। आपको याद होगा हमने पहले भी बटन डिज़ाइन किया था, कैसे बटन डिज़ाइन करते हैं, आपको क्लास वैल्यू देनी होती है BTN। ठीक है, इससे आपका डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बटन में कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज़ कर लीजिए BTN हाइफन प्राइमरी। ठीक है, या फिर प्राइमरी की जगह आप कोई दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बूटस्ट्रैप के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, सो फिलहाल अभी मैं इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो देखिएगा ये डिज़ाइन ब्लू कलर के एक बॉक्स में, एक बटन में अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया बटन, परफेक्ट। तो ये समझ में आया आपको। इसका रिस्पॉन्सिव टेस्ट भी अगर हम करें तो एकदम परफेक्ट ये मोबाइल पे भी आपका ओपन होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने इस पे ओपन किया तो ये देखिए ये रहा आपका, ये मेन्यू वगैरह सब कुछ सही से काम कर रहे हैं यहाँ पे। और देखिए पूरा परफेक्ट एकदम रिस्पॉन्सिव है। देखिए जो हमने यहाँ पे कैरोसल्स भी बनाए थे ये भी परफेक्ट एकदम काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए प्राइसिंग भी यहाँ पे एकदम परफेक्टली शो हो रहा है। तो देख पा रहे हैं कितना परफेक्ट है। और यहाँ पे जो हमने कॉन्टेक्ट वाला बॉक्स भी बनाया है ये भी एकदम यहाँ पे एकदम परफेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, सो इसका रिस्पॉन्सिव भी एकदम परफेक्ट है। और इस वेबसाइट को हम होस्ट भी करना सीखेंगे। ठीक है, सो इस वेबसाइट को आप जरूर कंप्लीट करिएगा आगे। सो चलिए अब हम आगे बनाते हैं इसको। यहाँ पे ये हमने कॉन्टेक्ट वाला तो बना लिया फॉर्म, अब हमें यहाँ पे एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट का नाम यहाँ पे हमें राइट करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें राइट कर लेते हैं। तो इसमें राइट करने के लिए कैसे राइट करेंगे, ये रहा हमारा दूसरा कॉलम। ठीक है, इसी के अंदर आपको अब वो सारी चीज़ें राइट करनी है।
ओके, सबसे पहले मैं इसमें एक काम करता हूँ, पहले बॉर्डर पास कर लेता हूँ ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ से लेके कहाँ तक का हमारा ये कॉलम बना हुआ है। ओके, तो मैंने इसमें बॉर्डर पास कर दिया। इसके बाद इसके अंदर मैं H4 टैग का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे पहले लिखता हूँ एड्रेस। ओके, और यहाँ पे P टैग के अंदर यहाँ पे मैं एड्रेस राइट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एड्रेस राइट कर लेता हूँ बलजीत नगर, पटेल नगर, न्यू दिल्ली, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सेव करके अभी इसे रन करते हैं तो देखते हैं अभी किस तरीके का अभी हमें ये दिखाई देता है। सो यहाँ पे देखिए ये हमारा बॉक्स है, एक तरीके से कॉलम है और इसके अंदर ये कुछ इस तरीके से एड्रेस यहाँ पे आया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स के अंदर भी थोड़ा सा पैडिंग पास कर देंगे जिससे कि ये भी फ्री हो सके। ठीक है, तो जैसे कि हमने उसके अंदर भी पास किया था पैडिंग 4, तो इसके अंदर भी हम अभी फ़िलहाल पैडिंग पास कर देंगे चारों दिशा से 4 पिक्सल का। ठीक है, सॉरी 4 पिक्सल नहीं है ये आपका, ये 4 वैल्यू है और इससे 32 पिक्सल की जो चारों तरफ में पैडिंग आती है वो आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैं इसे अभी सेव कर लेता हूँ और इसे रन करता हूँ। सो यहाँ पे देखिए इस बॉक्स के अंदर चारों दिशा से पैडिंग पास हो चुका है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे एड्रेस राइट किया है वैसे ही हमें यहाँ पे आगे फ़ोन नंबर भी राइट करना है और ईमेल आईडी भी राइट करनी है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना भूल गया कि जो इसे हमने ये एड्रेस लिखा है ना, तो इस एड्रेस को हमें P टैग से नहीं लिखना चाहिए था, इसे हमें एड्रेस टैग से ही राइट करना चाहिए था, क्योंकि जो भी एड्रेस होते हैं या फ़ोन नंबर होता है इसे एड्रेस टैग से ही राइट किया जाता है। ओके, सो ये तो हमने राइट कर लिया। इसके बाद फिर से मैं क्या करता हूँ, इसी के नीचे अगेन H4 को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल नंबर या फिर फ़ोन नंबर। ओके, और इसके नीचे मैं एड्रेस टैग के अंदर ही मोबाइल नंबर को राइट कर लेता हूँ। सो यहाँ देखिए मैंने मोबाइल नंबर भी राइट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या ऐड करना था, ईमेल आईडी। तो यहाँ पे H4 फिर से स्टार्ट करिए और लिखिए यहाँ पे ईमेल आईडी। ओके, और ईमेल आईडी को भी आप एड्रेस टैग के अंदर ही डाल दीजिए। सो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी भी राइट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद मैं एक वेबसाइट का एड्रेस भी यहाँ पे दे देता हूँ H4 के अंदर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे वेबसाइट को भी एड्रेस टैग के अंदर राइट कर लूँगा। सो यहाँ देखिए मैंने वेबसाइट का जो नाम था वो भी यहाँ पे राइट कर दिया है इस कॉलम के अंदर। अब इसे करते हैं सेव और इसे रन करके टेस्ट करते हैं कि कैसा यहाँ पे अभी शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये चारों के चारों जो एड्रेस हैं यहाँ पे सही तरीके से शो हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इस थर्ड कॉलम के अंदर ऐसे ही राइट करना है जैसे हमने यहाँ एड्रेस राइट किया है, बस यहाँ पे फॉलो अस एक आ जाएगा और जैसा हमने यहाँ पे ये 3 आइकन इंसर्ट किए हैं वैसे ही आइकन्स हमें यहाँ नीचे भी इंसर्ट करने हैं। ठीक है, चलिए इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर पहले तो बॉर्डर पास कर दूंगा ये जो थर्ड कॉलम है, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ तक है हमारा बॉक्स। ठीक है, और इसमें पैडिंग भी साथ के साथ पास कर देता हूँ 4 का। ठीक है, 4 वैल्यू का। ओके, इसके बाद यहाँ पे H4 टैग के अंदर ही मैं राइट करने वाला हूँ यहाँ पे फॉलो अस। ठीक है, और इसके नीचे हमें क्या करने हैं, फाफा आइकन को बनाना है। ठीक है, तो वही तीनों आइकन्स मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये रहे तीनों के तीनों आइकन्स जो कि हमने इंसर्ट किए थे। ठीक है, इसे कर लीजिएगा आप भी कॉपी, आपको मिल जाएगा और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसे सेव करता हूँ और रन करता हूँ। देखते हैं अभी ये हमें कैसा दिखाई देता है। सो देखिए परफेक्ट यहाँ पे ये भी आपको सही तरीके से दिखाई दे रहा है। तो फाइनली ये हमारा बन चुका है। ठीक है, तो जो बॉर्डर्स हमने यहाँ पे लगाए थे इन बॉर्डर्स को भी अब आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो बॉर्डर्स कैसे रिमूव करेंगे, सिंपल बॉर्डर जो आपने क्लास लगाई थी आप इसे यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ये रिमूव होंगे वैसे ही आपका बॉर्डर भी वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अब आप इसे सेव करिए और रन करके टेस्ट करिए कि देखिए कि कैसा अभी ये आपको शो हो रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट है, यहाँ पे ये सही दिख रहा है। तो अब क्या है कि हमारी जो वेबसाइट है ये कंप्लीट बन के तैयार हो चुकी है। देख रहे हैं यहाँ पे
ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे नीचे आप लिख भी सकते हैं डेवलप्ड बाय अमित कुमार या फिर डेवलप बाय जो आपका नाम है वो भी यहाँ पे आप नीचे राइट कर सकते हैं। ठीक है, एक रो बना लीजिएगा नीचे, अगर आपको राइट करना है ना तो आप एक रो बना लीजिए और उसमें लिख दीजिए, या फिर रो के अंदर ही आप काम कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाई देता हूँ। सो ये देखिए, जैसे ये रहा हमारा कॉलम, ये देखो ये रहा हमारा रो मेन, इसके अंदर हमने ये 3 कॉलम बनाए थे, मैं इसे कोलैप्स करता हूँ, ये सेकंड और ये थर्ड। तो देखो ये रहा रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा और ये तीसरा। जहाँ ये कॉलम ख़त्म हो रहा है इसके ठीक नीचे आप लेबल टैग से या फिर पी टैग से या H5 टैग से आप राइट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे H5 टैग का यूज़ करता हूँ और लिखता हूँ डेवलप्ड बाय अमित कुमार। ठीक है, इसे सेंटर में दिखाने के लिए इसमें मैं क्लास वैल्यू सेट करूँगा टेक्स्ट हाइफन सेंटर। ओके, सेव करके रन करता हूँ। अब देखता हूँ कैसा दिखाई देता है, परफेक्ट शो हो रहा है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखिए नीचे तो आ गया डेवलप्ड बाय अमित कुमार, लेकिन ये सेंटर में नहीं आया। ठीक है, तो इसे हमें सेंटर में करना होगा। तो देखते हैं कैसे कर पाते हैं इसे। आप क्या करिए, जो ये रो है यहाँ पे रो जो ख़त्म हुई है, आप इस H5 को रो के एक बार बाहर रखिए। ठीक है ना, इस तरीके से बाहर रखिए। अब आप इसे सेव करके रन करिए तो देखिएगा अब मे बी ये सेंटर में आ जाएगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे आ गया, लेकिन ये इस तरीके से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ऑड सा आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर ठीक एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको याद होगा HR टैग होता है, आप उसे पास कर दीजिए और सेव करके रन करिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक ये लाइन आ गई है और ये काफ़ी अच्छी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से ये समझ में आ गया होगा कि ये वेबसाइट किस तरीके से आपको डिज़ाइन करनी थी। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ काम और भी रह गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सर्विसेज आप देख पा रहे हैं, क्लाइंट्स देख पा रहे हैं। प्राइसिंग पे क्लिक करते हैं तो प्राइसिंग ओपन होता है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है। देखिए, ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे ज़रा वो समझिएगा। ठीक है, अभी वैसे वेबसाइट कंप्लीट रेडी है, लेकिन थोड़ी सी फीचर्स और फंक्शनैलिटी हमें और भी देने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस मेन्यू के अंदर तो जो होम वाला जो आपका मेन्यू है वो अभी आपको एक्टिव शो कर रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इसे स्क्रॉल करूँ और जैसे ही ये सर्विसेज ओपन हो तो ये सर्विस वाला जो मेन्यू है ये एक्टिव हो जाए। ठीक है, जब मैं क्लाइंट्स पे जाऊँ तो ये क्लाइंट्स वाला मेन्यू एक्टिव हो जाए। ठीक है, जब प्राइसिंग पे जाऊँ तो प्राइसिंग एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी देखो होम एक्टिव कैसे पता चल रहा है, क्योंकि देखो होम का ना जो टेक्स्ट है वो थोड़ा डार्क है। आप चाहें तो इसको भी कस्टमाइज़ खुद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे कस्टमाइज़, जरा देखिए, आपके पास ये कलर पिकर तो टूल होगा ही, क्लिक करिएगा और आप इस पर क्लिक क्या करना, आप इस पर ओवर करना होम के ऊपर। तो यहाँ देखो ऊपर ए nav link डॉट एक्टिव क्लास वैल्यू आपको शो कर रहा है। अगर आप इसे रीडिज़ाइन करना चाहते हैं, कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ए nav link अभी दिख रहा है ना, जब मैं इस पर ओवर करूँगा देखिए क्या दिख रहा है, ए nav link डॉट एक्टिव। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी क्लास वैल्यू से एक्टिव वाले को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसे डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन करने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में आइए और मैं यहाँ राइट करता हूँ ए डॉट nav हाइफन लिंक डॉट एक्टिव, क्योंकि हमें एक्टिव जो क्लास वैल्यू है उसको डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो उसका बैकग्राउंड कलर हो एक्टिव का वो हो जाए ब्लैक। ओके, और जो उसका फॉन्ट कलर हो वो हो जाए वाइट। ठीक है, जो कलर है आप इसमें इंपॉर्टेंट पास कर लीजिएगा, तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, ऐसे वर्क नहीं करेगा। सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ। अब देखिएगा जो होम है वो पहले से आपका एक्टिव है, तो इस वजह से देखिए इसके अंदर बैकग्राउंड कलर आ गया ब्लैक और इसका टेक्स्ट भी क्या हो गया, वाइट कलर का। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हमें क्या करना है, जैसे ही स्क्रॉल करें सर्विसेज तो क्या हो, ये ब्लैक बैकग्राउंड इस सर्विसेज के ऊपर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा जरा उसको देखिए। इसे हम एक तरीके से आप कह लो स्क्रॉल स्पाई इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये वर्क कैसे करता है जरा वो देखिए। यहाँ पे आपको पहले तो ढूंढना है कि बॉडी टैग आपने कहाँ लगाया है। ठीक है, तो ये देखिए ये रहा मेरा बॉडी टैग, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये रहा। ठीक है, आपको इसके अंदर सबसे पहले एक एट्रीब्यूट लगाना है। ठीक है, जिसका नाम है डेटा हाइफन
स्पाई, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको रखनी है स्क्रॉल। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ और हमने इसे क्यों लगाया, अब इसको समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लगाने का मतलब ये होगा कि जब आपका बॉडी स्क्रॉल होगा तब क्या होना चाहिए, या फिर तब आपका कौन सा एलिमेंट इफेक्ट करेगा या कौन सा एलिमेंट में चेंजेस होगा। सो समझ में आया आपको इसका मतलब? अगर नहीं आया तो फिर सुनिए। इसका मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी स्क्रॉल होगी तब क्या होना चाहिए, सिंपल से आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि जब हमारी बॉडी स्क्रॉल होगी तब एक डेटा टारगेट एट्रीब्यूट लगाओ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे डेटा टारगेट के अंदर ये नैव बार देख रहे हैं, नैव बार, आप इसको यहाँ पे राइट करो डॉट के साथ। ठीक है, बताता हूँ कि क्यों हम यहाँ पे नैव बार लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन दोनों का मीनिंग एक साथ समझो कि जब आपकी बॉडी स्क्रॉल होगी, ठीक है, जब आपकी बॉडी स्क्रॉल होगी तब डेटा टारगेट नैव बार, मतलब नैव बार पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मतलब जब आपकी बॉडी स्क्रॉल होगी तब नैव बार पे इफेक्ट पड़ेगा। इस वजह से हमने यहाँ पे नैव बार को सेलेक्ट किया डेटा टारगेट में। ठीक है, क्योंकि हमें डिफाइन करना था कि जब बॉडी स्क्रॉल होगी तब कौन सी चीज़ आपकी इफेक्ट होगी, तो यहाँ पे हमें नैव बार सेलेक्ट करना था, क्योंकि हमें जो चेंजेस देखने हैं वो कहाँ देखने हैं, नैव बार के अंदर देखने हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब आपको ये डिफाइन करना है कि चेंजेस कितने हाइट पे या फिर कितने विड्थ पे दिखने चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे डेटा हाइफन ऑफसेट एट्रीब्यूट का। ठीक है, और इसके अंदर आप वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे 200 वैल्यू को डिफाइन करके सेव करता हूँ। अब देखिए मैं पहले इसे रिलोड करता हूँ और देखिएगा 200 पिक्सल किस तरीके से आपका वो वर्क करेगा। ठीक है, तो अभी देखिए होम एक्टिव है। अब देखिए जैसे ही सर्विसेज को यहाँ ऊपर लेके आऊँगा, मतलब जो ये सर्विस वाला जो बॉक्स है मेरा, ये ऊपर से 200 पिक्सल नीचे रहेगा। ठीक है, तभी ये आपका सर्विसेज वाला जो ये आप देख रहे हैं मेन्यू, ये एक्टिव हो जाएगा। देखिएगा मैं इसे लेके आता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, तो देखो यहाँ पे 200 पिक्सल यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 200 पिक्सल यहाँ पे स्पेस है। इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ये सर्विसेज आपका एक्टिव हो गया। जैसे ही मैं कम करूँगा तो देखो होम एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, देखो 200 पे सर्विस एक्टिव हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पे आ जाए आपका सर्विसेज यहाँ ऊपर, तब जाके सर्विस एक्टिव हो, तो आपको यहाँ पे इसका डेटा ऑफसेट जो है उसे 100 कर लेना है। ठीक है, कम कर लोगे तो वो यहाँ पे आके आपका एक्टिव होगा। ठीक है, मैं पहले इसे रिलोड कर देता हूँ, फिर आपको सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं वापस से इसे स्क्रॉल करता हूँ, तो देखिएगा अब सर्विसेज जब ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 100 पिक्सल का, जब यहाँ पे स्पेस रहेगा तब जाकर के ही आपका सर्विस एक्टिव होगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसे करता हूँ, देखो 100 पिक्सल यहाँ तक में जगह छुट्टी है, तो देखो सर्विस आपका एक्टिव हो गया। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ तो देखो क्लाइंट्स के साथ भी ऐसा है, देखो क्लाइंट्स आया तो ये क्लाइंट्स एक्टिव हो गया, ये प्राइसिंग आएगा तो प्राइसिंग एक्टिव हो जाएगा, और कॉन्टैक्ट आएगा तो कॉन्टैक्ट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। और हाँ, एक बात और इसमें समझ लीजिए कि जो ये वर्क कर रहा है इस तरीके से, ये आईडी वैल्यू के माध्यम से वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने सभी जंबोट्रॉन के अंदर हर एक कंटेनर के लिए, हर एक जंबोट्रॉन के लिए आपने एक आईडी सेट करी है, उसी से ये आपका कंट्रोल भी हो रहा है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सही से समझ में आ गया होगा, और अब जाकर के जो ये आपका वेबसाइट है कंप्लीट यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है, सो इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसे अपलोड करना सीखेंगे कि हमें इस वेबसाइट को सर्वर पर कैसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।